डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं आपके पहले क्लास 10th के हिंदी पेपर में। और जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत घबराए भी हुए होंगे क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो सबसे पहले एक ही काम करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी की है। मैंने देखा है प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुए हैं स्कूलों में, उसके जो मार्क्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के 75, 78, 79 तक आए हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर ऐसे बच्चे घबरा जाएंगे तो उनका मार्क्स क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। ये टिप्स कारगर है उन बच्चों के लिए जो 75, 76 लाए हैं। अगर वो इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन उनका 80 आउट ऑफ 80 रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। बस आपको क्या करना है, इस टिप्स को माइंड में रखना है। एक एक करके हम टिप्स को समझेंगे और पेपर को भी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला हमारा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है, क्या करो क्या ना करो, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। आपका जो हिंदी का पेपर आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कहाँ से आता है? अपठित गद्यांश से, जो कि 10 नंबर का होता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। MCQ बेस पर ही तो क्वेश्चन होंगे आपके। लेकिन अपठित गद्यांश का तात्पर्य क्या होता है कि आपने इसे कभी पढ़ा नहीं होगा, कहीं से पैसेज उठा के देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा और आपको करना होगा। तो पेपर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहले तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करोगे कि जितने भी सेक्शन दिए गए हैं सारे सेक्शन को हमको कितने कितने मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर आपने सेक्शन को नहीं, टाइम को नहीं डिवीज़न किया, नहीं बांटा, तो क्वेश्चन आपके छूटने के चांस हो जाते हैं। शायद हिंदी में ना छूटे क्योंकि हिंदी आप लोगों को अच्छे से तैयार है, लेकिन और ऐसे सारे पेपर हैं जो डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो सब पेपर में आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करना है। अब यहाँ पे देखो, हिंदी का जो पहला अपठित गद्यांश आता है ये 10 मार्क्स का होता है। कितने? 10 मार्क्स का, जिसमें एक पैसेज दे देगा और इसके नीचे क्वेश्चन देता है। आपको यहाँ पे कौन सा टिप्स अपनाना है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो, हमें समय को बचाना है, टाइम सेविंग पॉइंट। हमको समय को क्या करना है? बचाना है। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा, उसके बाद पैसेज पढ़ना चालू। जब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके माइंड में आ जाएगा और फिर आप पैसेज को पढ़ोगे। जहाँ पर उसका आंसर आएगा ना, आपका माइंड वहीं पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फिर आप उस आंसर को क्या कर लो? आंसर को क्या कर लो? तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पैसेज पढ़ते जाओ, आपके आंसर कम समय में निकल कर बाहर चले आएंगे और आपको समय मिल जाएगा और सारे सेक्शन को करने के लिए। टाइम सेविंग पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पोर्शन जो आता है व्याकरण, ग्रामर, जो कितने मार्क्स का आता है? 16 मार्क्स का आता है। बहुत नेसेसरी पार्ट है ये ग्रामर हमारा। इजी भी होता है। ज़रूरत किस चीज़ की है उसको हम देख लेते हैं। पहला, सभी रूल को अच्छे से रिवाइज कर लो। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको क्या करना है? 16 मार्क्स का है तो ग्रामर के, व्याकरण के जितने रूल्स आपके हैं, उन सारे रूल्स को एक बार क्या कर लो? रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि रूल्स आपके माइंड में रहेगा तभी आप क्वेश्चन क्या करोगे? सॉल्व करोगे। और आपको हिंदी के टीचर ने कुछ ट्रिक्स भी बताया होगा, उस ट्रिक्स को भी आपको क्या करना है? माइंड में रखना है। और क्या करना है? सबके 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लो। जैसे संयुक्त वाक्य बना रहे हो, वाच्य बना रहे हो ना, पद विन्यास कर रहे हो आप, तो हर एक रूल, अगर एक रूल आप पढ़ रहे हो तो उस रूल से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आप क्या करते चले जाओ? सॉल्व करते चले जाओ। फटाफट सॉल्व कर लेने से क्या हो जाएगा? रूल और अच्छे से आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगला क्या है? कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर का चुनाव करना है। क्योंकि MCQ बेस पर है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, जो करेक्ट आंसर है
उसको चुनो। जल्दीबाजी करोगे तो ऑप्शन क्या हो सकता है, गलत। और हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, विथ ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद आपको राइट ऑप्शन उसमें से चूज करना पड़ेगा। अब हमारा अगला सेक्शन आ जाता है, हमारी बुक आती है क्षितिज, जो कि 14 मार्क्स का। अब उसमें क्या क्या आता है देखो, उसमें आपको एक स्टोरी दे देगा, उसके नीचे क्वेश्चन देगा, आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बुक को कैसे प्रिपेयर करेंगे ये समझ लेते हैं। हर एक चैप्टर की स्टोरी ध्यान से पढ़ लो, हर एक चैप्टर की स्टोरी क्या करो, ध्यान से पढ़ लो। समरी फटाफट, आपके पास 4 दिन है ना, तो 4 दिन को डिवाइड कर दो कि मुझे पहले दिन क्या कर लेना है, अपनी बुक उठानी है, बुक में जितनी भी चैप्टर हैं उसकी स्टोरी को हमको पढ़ लेना है। पोट्री जो है पोट्री को पढ़ लेना है, हर एक लाइन को अच्छे से क्या कर लेना है, मतलब पूरी कहानी आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। पहले दिन आपको ये करना है। दूसरे दिन क्या कर लेना है, ग्रामर पोर्शन उठाया, पूरा ग्रामर पढ़ा, उसका हमने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। पत्र लेखन उठाया, उसको समझ लिया कैसे करना है। आपको दिन के हिसाब से पढ़ना होगा, पहले दिन बुक उठाना है, दूसरे दिन ग्रामर पोर्शन, ऐसे पढ़ना है। इसी तरह से आप डिवाइड करके आगे आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्षितिज को हम कैसे करेंगे, हर एक चैप्टर की स्टोरी को ध्यान से पढ़ो, पूरी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब कहानी आपके दिमाग में रहेगी तभी आप आंसर सही से दे पाओगे। स्टोरी के पात्र का नाम और लेखक का नाम याद कर लो। हर कहानी को पढ़ो तो कहानी में कितने मतलब कैरेक्टर्स कौन कौन सा है और उसके राइटर्स कौन से हैं, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसको नोट कर लो कहीं एक पेज पर, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। हाँ, ये चैप्टर था, इस चैप्टर के ये कैरेक्टर थे, इसके ये राइटर थे। अगला क्या है, कविता को ध्यान से पढ़ना और सभी लाइन के अर्थ को दिमाग में बैठा लो। आप जो पोट्री पढ़ोगे ना, पोट्री की एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का आपको अर्थ आना चाहिए। क्लियर, ये माइंड में आपको रखना होगा, एक एक लाइन को, उसको रिवाइज कर लेना है। कविता को ध्यान से पढ़ना और सभी लाइन के अर्थ को दिमाग में बैठा लो। सभी क्वेश्चन के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, तभी आंसर देना। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो ना, उसके क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, राइट ऑप्शन चुनो। आंसर को बढ़ा चढ़ा कर न लिखें। बैठ जाओ आप। ये सबसे मेन पॉइंट होता है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। देखो, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में यही अंतर होता है। सीबीएसई बोर्ड क्या चाहता है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका सटीक आंसर उसको चाहिए। क्या चाहिए उसको, सटीक आंसर चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर न दे के एग्जामिनर को गोल गोल घुमाना चालू कर देते हैं। तो गोल गोल नहीं घुमाना है आपको। जब भी हिंदी का आंसर आप लिखने जाओ, क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओ, तो आंसर को एकदम सटीक लिखो। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब दो। बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जवाब तार्किक होना चाहिए और सही होना चाहिए। बहकाने का कार्य न करें। परीक्षा में कहीं पर भी कॉपी चेक करने वाले को बहकाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब बहकाने की कोशिश आप वहाँ खड़े होकर थोड़ी ना बहकाओगे। वो आपके आंसर को पढ़ेगा ना, तुरंत ही समझ जाएगा कि लड़का सटीक जवाब दे रहा है कि मुझे गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर आप गोल गोल घुमाने का प्रयास करोगे तो नंबर वो क्या करेगा, काट लेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं लेखन। लेखन हमारा 20 मार्क्स का आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका हिंदी का पेपर में। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेट। सभी फॉर्मेट को ध्यान से रिवाइज कर लें। फॉर्मेट से हटकर जवाब न दें। जैसे आपको पत्र लिखना है, पत्र लेखन होगा तो पत्र लेखन का एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट से हटकर अगर जब आपका पत्र लेखन एग्जामिनर चेक करेगा ना, सबसे पहले वो क्या देखेगा, फॉर्मेट देखेगा। और जो मार्क्स डिवीज़न भी होता है ना, फॉर्मेट के ऊपर भी डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले वो आपका क्या देखेगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट अगर आपका गलत है तो उसके माइंड में आ जाएगा कि बच्चे के पास नॉलेज नहीं है। तो आप जो भी लेखन वाला जो पोर्शन होगा, जो 20 मार्क्स का आता है, उसमें सभी फॉर्मेट्स को बहुत ध्यान से उसको देखो, पहले समझो, और उससे रिलेटेड 2, 3, 4 क्वेश्चन तो कर ही डालो। और फिर मैच कराओ
मैच कराओ कि देखो मेरा फॉर्मेट सही है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है सुधारना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट से हटकर जवाब देने का प्रयास न करें। विज्ञापन, विज्ञापन में क्या होता है, कुछ बच्चे विज्ञापन ऐसा बना देते हैं कि एग्जामिनर देखने के बाद अपना मुंह बनाने लगता है। विज्ञापन जो भी बने ना वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। अब जैसे अगर आप शैम्पू का बना रहे हो तो शैम्पू का विज्ञापन अट्रैक्टिव होगा तभी ना लोग खरीदेंगे। विज्ञापन का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो आपका विज्ञापन भी तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उसमें शैम्पू का फिगर डालो, फिगर डाल के उसको सजाओ। जो लेटर लिखो, कुछ लेटर बड़े कुछ छोटे, अट्रैक्टिव होने चाहिए। पूरा आपका कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। जब अट्रैक्टिव रहेगा तो आपको मार्क्स देगा। और मार्क्स सबसे ज़्यादा कटने के चांस इसी लेखन में ही होता है। ये जो लेखन वाला सिस्टम है इसमें, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में तो MCQ बेस पर हो गया, सब 4-4 ऑप्शन दिया है, जो आपने टिक कर दिया बस सही, लिखना तो है नहीं उसमें। लिखने का प्रोसेस तो हमारा यही है। तो सबसे ज़्यादा चांस हमारा कहाँ, यहीं पे मार्क्स कटने का। तो हम क्यों ना मार्क्स हमारा न कटे, इसके लिए क्या करें, हम अपने लेखन पोर्शन को 1 दिन का समय दें। 4 दिन में 1 दिन किसको दे दें, राइटिंग पोर्शन को दे दें। और जो है फॉर्मेट के बेस पर और कैसे हमको विज्ञापन वगैरह बनाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ लें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा क्या है, ये सबसे ज़रूरी है जो अक्सर बच्चे एग्जाम में कर देते हैं। पहली चीज़, आंसर में कट पिट न करें, साफ साफ लिखें। कभी भी आंसर में कुछ बच्चे होते हैं ना, उनका गलत हो गया तो ऐसे ऐसे नहीं। अगर गलत हो गया, पहली बात तो गलत होना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर गलत हो भी गया तो एक पतली लाइन से उसको क्या करो, कट कर दो। क्लियर? तो साफ साफ लिखने का प्रयास करो। मेन पॉइंट्स और जो शब्द आपके उसमें होंगे उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे आपने एक आंसर लिखा, अब उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गया है साहित्य की दुनिया में ऐसे, तो अब साहित्य की दुनिया जो हमारा क्या है, अट्रैक्टिव हो गया, तो उसको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने से क्या होता है, एग्जामिनर का सीधा इसके ऊपर फोकस जाता है, उसी के ऊपर। तो आप जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, उसको क्या कर लेंगे हम लोग, अंडरलाइन। और ये तो मैंने शुरू में भी बताया, लास्ट में भी बता रहा हूँ कि पेपर के पहले और पेपर के दौरान घबराना नहीं है। पेपर के पहले घबराने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना, तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना वो भी हमको समझ में नहीं आता है। आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, आई विल गेट 80 आउट ऑफ 80। कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करो, हाई रखो। और हाई रखने के बाद फिर क्या करो, आप पढ़ाई करो, देखो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। दूसरी गलती बच्चे कहाँ कर जाए, जैसे क्योंकि पहला पेपर आपका, पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो घबराहट तो होगी भाई। तो जैसे बोर्ड एग्जाम में पहुँचते हो ना, घबराहट होने लगती। क्वेश्चन पेपर उठाया, घबराहट होने लगी। नहीं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल बोलो, अपने भगवान को याद करो, लंबी सांस लो, पेपर को ध्यान से पढ़ डालो एक बार। अगर घबरा गए तो बहुत नुकसान होता है। जिसके आंसर आते रहते हैं उसका सही से आंसर नहीं लिख पाते। जो तार्किक शब्द आपको आंसर में लिखना चाहिए वो तार्किक शब्द नहीं निकल पाता है। तो अगर आउट ऑफ 80 लेना है तो सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, बिफोर द एग्ज़ाम टाइम आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मान के जाओ, मेरा दावा है आपके अंदर, अगर आपने इस पॉइंट को फॉलो किया तो आप 80 आउट ऑफ 80 लेके आओगे। गॉड ब्लेस यू। आप ज़रूर लेके आओगे। एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो मुझसे मेरे चैनल पे मिलना और मुझे बताना कितने का 80 आउट ऑफ 80 आया। तो चलते हैं, हम फिर इंग्लिश के पेपर में बनाएंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।